नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं 21 जनवरी 2022 के पेपर को। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं, इसका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो इसमें हो जाएगा केरल। केरल में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और उनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। राज्य और प्रमुख फसल तो केरल में है टैपियोका, चावल, नारियल। गोवा में हो जाएगा चावल, नारियल। असम में चावल, चाय और आंध्र प्रदेश में तंबाकू। अगला प्रश्न है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उनमें अंडे देते हैं? ए है कलचिड़ी, बी है शकरखोरा, सी है दर्जन चिड़िया और डी दिया हुआ है बीवर। तो इसमें हो जाएगा बीवर। बाया या बीवर नामक पक्षी जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। कलचिड़ी का घोंसला घास से बना होता है जिसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि लगे होते हैं। इनके घोंसले आरामदायक वाले होते हैं। ये पत्थरों के बीच खाली जगहों पर घोंसला बनाती हैं। शकरखोरा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। यह घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रोई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। दर्जन चिड़िया जो होती है वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। अगला प्रश्न है, आपका घर X दूरी पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूरी जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में भी 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी के दुकान पर पहुंच जाते हैं। वाई के सापेक्ष आपके पिताजी आपके घर की निम्नवत दूरी और उसकी दिशा क्या होगी? तो इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 150 मीटर पश्चिम में है। तो 150 मीटर ठीक पश्चिम में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है एनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से या मियादी बुखार से। तो हो जाएगा एनीमिया से। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में आवश्यकता अनुसार रक्त नहीं पाया जाता है, जिससे शरीर में पर्याप्त मात्रा O2 नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रश्न है, ब्रास या कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है। ए है सीसा और टीन, बी है कापर और टीन, सी है कापर और जिंक और डी दिया हुआ है एल्युमिनियम, कापर और तांबा। कापर और टीन, एल्युमिनियम, कापर और टीन। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें प्रमुख संघटन कापर और टीन है। इसका प्रयोग आदिकाल में होता हुआ आया। बर्तन के अलावा इनका उपयोग मूर्तियों बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है, एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। बी दिया हुआ है,
कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं। बी भी आपका सही है। सी दिया हुआ है, अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। सी ऑप्शन भी सही है। और डी दिया हुआ है, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। इसमें आपका डी गलत है। इसमें आपका ए, बी और सी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना शॉल की विशेषताएं निम्न है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भुज या गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? ये हो जाएगा 2001 में। वर्ष 2001 में भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कंपन है। यह एक प्राकृतिक घटना है। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल नाम से जानी जाती है। इस मापनी के अनुसार तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता या गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मरकैली के नाम से जाना जाता है। अगला है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो ये है, ए दिया हुआ है उत्तर और दक्षिण, बी है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, सी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, डी है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो ये हो जाएगा उत्तर और दक्षिण में। हमारे देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला उत्तर में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः दक्षिण में स्थित है। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर की ओर तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। यह जब आप उत्तर की ओर जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाओं को दिग्बिंदु कहा जाता है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अगला प्रश्न है, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होगी, ए है दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, बी है दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर, सी है दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, डी है दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। तो ये हो जाएगा दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करने के लिए दक्षिण पूर्व एवं वहां से गांधीनगर गुजरात जाने के लिए क्रमशः पश्चिम जाना होगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की सीमा अरब सागर से लगती है। भारत की राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। गुजरात, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के लोगों द्वारा चिराओ नृत्य किया जाता है। मिजोरम में
फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है जिसे चिराओ नाच कहते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा AB कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है से पुदुचेरी जो बिंदु पर है तक खींचे तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा क्या होगी? तो हो जाएगी उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था? 130 kg तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते थे। है कर्णम मल्लेश्वरी। आगे है, कर्णम मल्लेश्वरी नामक महिला जिसे 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था तथा वे 130 किलो तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। अगला प्रश्न है, किस पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया? ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? तो एर्नाकुलम टाउन से और वडोदरा की दूरी है 1896 किलोमीटर और एर्नाकुलम से 10 नवंबर 2021 को 22:40 पे आरंभ किया और 12 नवंबर 2021 को 14:10 पहुंचा। तो पर्यटक द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय हो जाएगा 10 नवंबर के दिन की यात्रा का समय प्लस 11 नवंबर के दिन की यात्रा के समय प्लस 12 नवंबर की यात्रा का समय पूरा ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 39:30। इसे लिख सकते हैं 39.5 घंटे। तो पर्यटक की औसत चाल हो जाएगी, कुल दूरी दिया हुआ है 1196 और 11 कुल दूरी कितना है 39.5 घंटे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 किलो प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? ए है काली मिर्च, हल्दी, तेजपात, बी है तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, सी है जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता और डी है जीरा, काली मिर्च और इलायची। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची को केरल में उगाया जाता है। केरल हमेशा समृद्ध और विदेशी मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, वेनिला, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, अदरक आदि जैसे मसाले उगाए जाते हैं। नोट: भारतीय मसाला बोर्ड भारत सरकार का एक मसालों से संबंधित विनियामक एवं निर्यात संवर्धक एजेंसी है। इसका मुख्यालय केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? तो ये हो जाएगा एक समग्र रूप से। आगे है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को समग्र रूप में देखता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के उद्देश्य निम्न है: प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण अर्थात इन सभी में के मध्य संबंध स्थापित करना, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जिज्ञासु बनाना, पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ने पर बल देना और पर्यावरणीय मुद्दों पर संवेदनशील बनाना। अगला है, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। तो ये हो जाएगा थीम पर। आगे है, ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा थीम पर बनाई गई है। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के सुझावों के आधार पर निम्न है:
पहला है विषय वस्तु में प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष को समग्र रूप से प्रस्तुत किया गया है जिससे बच्चे इन सभी में संबंध स्थापित कर सके। दूसरा है वस्तुओं के अनुसार पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है ताकि बच्चे इसे बाहरी वातावरण से जोड़ सके और पर्यावरण और उसके संरक्षण तथा सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बन सके। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचारों वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ए है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, बी है विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं एवं शिक्षण, सी है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण, डी दिया हुआ है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ईवीएस को कक्षा 3 से 5 तक ऐसे विषयों के रूप में देखती है जो विज्ञान प्राकृतिक और भौतिक, सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक भौतिक सामाजिक और सांस्कृतिक और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं तथा मुद्दों को आपस में एकीकृत करता है। अगला प्रश्न है एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ए है कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, बी है प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, सी है प्रत्येक के समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली और डी दिया हुआ है कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। इसमें हो जाएगा ए, बी और सी। आगे है एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाएं, प्रत्येक के समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली। इस प्रकार ए और बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है। ए है ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, बी है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, सी है विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, डी है शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। जिसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों के पर्याप्त मौके देना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस बच्चों को उनके परिवेश में वास्तविक स्थितियों से जोड़ने में मदद करने और उनके बारे में जागरूक करने, सहायता करने और मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला प्रश्न है ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। तो परिवार एवं मित्र एक थीम है। ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र थीम है। ईवीएस की पाठ्यचर्या को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए अधोलिखित 6 विषयों को सम्मिलित किया गया है। परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, 3 है आश्रम, 4 है पानी, 5 है यात्रा और 6 है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अगला प्रश्न है अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि ए है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, बी है विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, सी है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए, डी है प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों को अनुभव का प्रयोग किया गया हो। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। एक अर्थपूर्ण एवं प्रभावी ईवीएस की शिक्षा के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का होना चाहिए। विद्यार्थी को उनके पूर्व अनुभवों से जोड़कर नए ईवीएस के अधिगम सिखाए जाने चाहिए।
विद्यार्थी के अनुभव और उनके दैनिक व्यवहार से जोड़ा जाना चाहिए। विद्यार्थी को विद्यालयी शिक्षा के साथ प्रोजेक्ट विधि, भ्रमण विधि, सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि के माध्यम से भी सिखाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होनी चाहिए। ए है विचार विमर्श, बी है क्रियाकलापों की सूची बनाना, सी है क्रियाकलापों के चरण याद करना और डी है क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विचार और विमर्श। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के बाद प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा के लिए विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि चर्चा समूह में सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम में मदद करती है। ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचार और अनुभव दूसरे के साथ चर्चा के माध्यम से साझा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि ए है यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, बी है यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, सी है यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है, डी है विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, यह उसमें सुधार लाती है। ईवीएस की कक्षा में सामूहिक गतिविधियों द्वारा अधिगम कराने के निम्नलिखित फायदे हैं। यह सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है। इसके द्वारा महत्वपूर्ण कौशल को विकसित किया जा सकता है जो पेशेवर दुनिया में महत्वपूर्ण है। सामूहिक गतिविधि से छात्रों में सहयोगी प्रयासों के द्वारा जटिल समस्याओं का सामना करने, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सौंपने, विविध दृष्टिकोणों आदि विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? ए है वर्गीकरण, बी है वर्णन, सी है कथन और डी है स्मरण। तो ये हो जाएगा वर्गीकरण। वर्गीकरण ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों को दी गई समस्या के हल तक पहुंचने के लिए स्वयं अपनी विधि का चयन करता है। इस प्रक्रिया से विभिन्न गतिविधियों द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। प्रेक्षण, कल्पना व परिणाम, संचारण 4 है वर्गीकरण, 5 है परिकल्पना निर्माण और 6 है पूर्वानुमान। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ए है शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, बी है राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना का पालन करना, सी है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना और डी है विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ईवीएस की कक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। ईवीएस की कक्षा में शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि जानने से शिक्षक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव को कक्षा के अनुभव से जोड़ सकता है और कक्षा की गतिविधियों को उनकी मातृभाषा में भी सिखा सकता है। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों या समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। एक है व्याख्यान एवं विचार विमर्श, बी है मुक्त वाद विवाद, सी है व्याख्यान एवं प्रदर्शन और डी है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। इसमें डी सही हो जाएगा।
प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौती व विषयों को भली प्रकार संबोधित विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद द्वारा किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन की निम्न चुनौतियां हैं: कक्षा संपादन संबंधित चुनौतियां, पाठ्यक्रम संबंधित चुनौतियां, समय एवं संसाधनों के प्रदर्शन संबंधित चुनौतियां। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट, बी है प्रक्रिया कौशल का अवलोकन, सी है कागज पेंसिल टेस्ट और डी है उपलब्धि टेस्ट। तो इसमें हो जाएगा ए और बी ऑप्शन सही है। आगे है, ईवीएस में बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन किया जाता है। बच्चों को विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स, प्रक्रिया कौशल का अवलोकन, जबकि कागज पेंसिल टेस्ट उपलब्धि टेस्ट मात्रात्मक अवलोकन है, आकलन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? ए है पोर्टफोलियो, बी है दृष्टांत अभिलेख, सी है दर मापक पैमाना और डी है अवलोकन एवं रिकॉर्ड रखना। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन के उपकरण निम्न हैं: पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दर मापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। रचनात्मक आकलन एक प्रकार का आकलन है जो सीखने और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति की निगरानी करने के लिए संदर्भित करता है। रचनात्मक आकलन छात्र की प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से ग्रेडिंग और रैंकिंग के बजाय सीखने वाले की व्यक्तिगत ज़रूरतों को खोजने और निदान करने पर केंद्रित है। इस दत्त क्विज समूह चर्चा, मौखिक प्रश्न, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, दृष्टांत अभिलेख आदि रचनात्मक आकलन के उपकरण हैं। ये आपके 30 प्रश्न हो चुके हैं, नहीं सॉरी, एक प्रश्न और बाकी है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, वाई और यक्स अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के, इसमें चित्र बनाना है। तो उपयुक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचाने। यक्स क्रिया है तथा वाई क्या है? संज्ञा है। और यक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। और यक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। और डी है एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी, ए और बी और सी। आगे है, उंगलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के चित्र बनाना। तो ये हो जाएगा एक्स क्रिया है, वाई संज्ञा है, एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में अवधान, स्मरण, चिंतन, अधिगम आदि मानसिक क्रियाओं को सम्मिलित करके समस्या समाधान करते हैं। यह एक उच्च स्तर का उपागम है। ये आपके कुल 30 प्रश्न हो चुके। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।